आज ये हमारा टॉपिक कंपैरिजन कंपैरिजन शुड बी मेड comparison should be made between the same comparison should be made between the same cases। जब भी आप दो को कंपेयर करते हो, दो वर्ड्स को कंपेयर करते हो, तो कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप किसी का कलर कंपेयर करते हो तो आप कलर को दीवार से कंपेयर कर लो, या कलर को आप जो वो यानी किसी चेयर से कंपेयर कर लो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलरिटी नहीं है। किसी की हाइट को आप कंपेयर करते हो तो उसकी हाइट को कंपैरिजन जो है वो आप उसकी जो है वो यानी टैलेंट से कंपैरिजन दे रहे हो, या उसकी जो वो आवाज या स्पीच से कंपैरिजन दे रहे हो, तो देखो ये डिसिमिलरिटी हो जाती है। ठीक है ना। तो जब भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को हम कंपेयर करते हैं तो उनका एक जैसा होना जरूरी है, उनका सेम होना जरूरी है, उनका सिमिलर होना जरूरी है। ये नहीं होना कि दो डिफरेंट चीजें हो जाए तो उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं होती। ठीक है ना। मार्कर जैसा क्लास जो होता है, जिन जैसी जो चीजें होती हैं हम उनसे कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। हम किसी डिफरेंट चीज से कंपेयर नहीं करेंगे उसको। राइटिंग को राइटिंग से या राइटिंग का जो कोई फॉर्म हो उससे कंपेयर करेंगे, यानी एक रिजेम्बलेंस होती है कंपैरिजन के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि हम जो वो किसी डिफरेंट चीज से कंपेयर करें। तो मैंने पहले भी क्लासेस में कहा कि चेयर या फर्नीचर के किसी आइटम से जो है वो कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि चेयर को हम जो वो क्लासरूम से कंपेयर करेंगे, या जो वो किसी माउंटेन से कंपेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। किसी की हाइट है तो उसकी किसी की दूसरे की हाइट से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम केसेस। तो ये जो कंपैरिजन बिटवीन द सेम केसेस है, इनमें प्रोनाउंस का इस्तेमाल है, इनमें नाउन्स का इस्तेमाल है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिखा है कि जब हम कंपेयर करें, यानी कंपैरिजन जो मोस्टली होती है, ठीक है, जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हम एज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज इस्तेमाल करते हैं, या हम देन इस्तेमाल करते हैं। देखो इस तरीके से हम यानी कंपेयर करते हैं, वर्ड्स लगाकर कंपेयर करते हैं। तो अब हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेंटेंस देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, कॉमन सा सेंटेंस है, ही इज बेटर देन मी, और हम इसको ही इज बेटर देन मी हम इसको करेक्ट समझते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको करेक्ट समझा जाता है क्योंकि हमने सुना है, जो सुनी हुई चीज है वो हमारे लिए करेक्ट होती है। और बिल्कुल आसान, इसमें हमें लग रहा है कि कोई एरर नहीं है। हमने एडजेक्टिव भी सही लगाया, यानी कंपैरेटिव डिग्री वाला इस्तेमाल कर लिया, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने देन इस्तेमाल कर लिया, जो इस्तेमाल होता है, ये हमारा सही हो गया। लेकिन ऊपर मैंने लिखा है कि इक्वल थिंग्स का होना जरूरी है। जब दो के दरमियान कंपैरिजन की जाती है तो दोनों के दरमियान इक्वलिटी होनी चाहिए, अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा है इधर कि अनइक्वलिटी है या इक्वलिटी है? अनइक्वलिटी है, यानी सिमिलरिटी नहीं आ रही है। आप बोलेंगे कैसे सिमिलरिटी नहीं आ रही है, या मतलब यहाँ पर देखो सही नहीं है। बेटा देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और ये देखो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जो हमने थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दी, यानी इस स्टेटमेंट पे हमने जो बात की, उससे मुराद ये कि जब एक जैसे केसेस होंगे तब आपकी करेक्ट कंपैरिजन होती है। यहाँ पर एक आपका सब्जेक्टिव केस हो गया और दूसरा देखो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी सब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ हो रही है। तो ये तो होगा नहीं।
अगर ये ऐसा होता है तो आप ऐसा करें, इसी इन दोनों वर्ड्स को निकाल कर आप इस तरीके से भी लिख लो, तो उसमें कौन सी डिफिकल्टी है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इन दोनों वर्ड्स को यानी अलग करके इस्तेमाल करें। हेलो जी, हले पे मुझे क्लास तव्हां कहिड़े ग्रुप में? गोल्ड में आहियो? ठीक है, तो हले को मैं नंबर बस कॉल कई कहिड़ो? हले ठीक है, छा पे चयो? किथे पे ॻाल्हायो पाण? हाँ, तो देखिए, यानी यहाँ पर आप देखो, जो बात हम कर रहे थे कि हम समझते हैं कि ये हमारा मतलब सेंटेंस, ये हमारी रिजेम्बलेंस, ये हमारी कंपैरिजन, उसके साथ जो हमने यानी प्रोनाउंस इस्तेमाल किए, एक हमने प्रोनाउन ये इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना, हमने ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। थोड़ा समझे, फिर समझने के बाद आप में से काफी तो पता भी है, मैंने पढ़ाया भी है, और ये भी हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। अगर इन दोनों को हम सही समझते हैं तो मैं कह रहा था कि हम इनको एक को हम लिखते हैं, यानी ही इज हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ही इज जो वो हम क्या लिखते हैं, बेटर लिखें या गुड लिखें, हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया इसके साथ, एक हमने ये लिख लिया। और दूसरा हमने मी इज लिखें या मी एम लिखें, ठीक है ना, जो मर्जी आपकी इसको वर्ब दे दें, मी इज बेटर या मी इज गुड, जो हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये बेहतर ये इतना नहीं है, तो हमने ये लिख लिया। अब आप देखो, ये भी लिखा है, ये दोनों हमने लिख लिया है, लेकिन आप सोचेंगे तो इसमें एक जो वो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अब कौन सा इनकरेक्ट हो गया? यानी सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट हुआ, ये हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है। ये करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए करेक्ट नहीं हो रहा है कि इससे पहले भी हमने पढ़ा है, यानी जो मतलब वर्ब है ना, वर्ब अगर आ जाता है तो वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने तो देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, तो ये तो गलत हुआ, ठीक है ना, ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ पर भी देखो, जो गलती होती है या मिस्टेक हुई है, यानी हमारा ये सेंटेंस कंपैरिजन वाला जो गलत हुआ है, उसका बड़ा रीजन ये है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन दे रहे हो, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो जैसा इधर वर्ड होगा, अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन जब हमने इधर मी इस्तेमाल कर लिया तो आप देखो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई। तो हम जब भी कंपैरिजन देंगे तो कंपैरिजन के लिए यानी इक्वल वर्ड्स का होना जरूरी है, ठीक है ना, या सेम का होना जरूरी है, सिमिलर का होना जरूरी है। यहाँ पर सिमिलरिटी ना होने की वजह से देखो ये मिस्टेक हो गई, ये इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज बेटर देन, क्या लिखेंगे, यानी इसका हम लिखेंगे आई। अब दूसरी बात, अभी अभी आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे, ये क्वेश्चन आपका होगा कि सर जैसे आपने आई में कन्वर्ट कर लिया, अब ये तो सब्जेक्ट आ गया, आप हर दफा ऐसी बात करते हो कि जब सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं है, तो इसको तो रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। आप देखो यहाँ पर हमने वर्ब नहीं लिखा है, इन कंपैरिजन वाले इशू के मतलब मेथड्स में यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि जो वर्ब होगा आपका, यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो टेंस आपने लिखा है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो आपने मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया है, समझ लो कि वही वर्ब जो है वो आप इधर लिख सकते हो। तो इधर आपने अगर लिखा है इज बेटर देन ही इज लिखा है, तो आप इधर आई इज लिखोगे, एम लिखोगे, क्योंकि आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं।
इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज भी लिख सकते हो, इधर आप पास्ट भी लिख सकते हो। आपको याद होगा मैंने बताया कि वैसे हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में केयर करते हैं वर्ब्स का, ठीक है ना। अगर पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है तो पास्ट टेंस को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि अगर आप प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो प्रेजेंट वाले फॉर्म को अगर आप पास्ट के फॉर्म से कंपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वर्ब लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, मिस्टेक नहीं है। वैसे मोस्टली ड्रॉप किया जाता है और कंसीडर क्या किया जाता है, यानी यहाँ पर जो वर्ब आता है ना आपका, उसी वर्ब को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शंस में ऐसा दे सकते हैं, देखो जैसे है ना ये इज बेटर देन आई लिखकर ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ऑप्शन ए के अंदर आपको डू दे सकते हैं, ऑप्शन बी के अंदर देखो आपको एम दे सकते हैं, ऑप्शन सी के अंदर देखो आपको हैव दे सकते हैं, राइट। ऑप्शन डी में देखो आपको वो हेड दे सकते हैं, राइट। ऐसा कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स का आपको ऐसा स्टेटमेंट में ऑप्शन दे सकते हैं कि अब कौन सा इनके साथ राइट हो सकता है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आया है उसके साथ कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो सेम जो है ना आपका सेकंड के साथ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखो बी का इस्तेमाल हुआ है तो इधर भी आएगा, भले पास्ट में भी आए, पास्ट में भी आप बी के वर्ब को फॉलो करेंगे, प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पास्ट में अगर मैं दे दूं कि सर आपने बोला डिड लगा लो, पास्ट के से भी कंपैरिजन कर सकते हो, तो पास्ट से कंपैरिजन करें, लेकिन देखें आपका फर्स्ट वर्ब किस में आया है, कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको देखकर आप इस्तेमाल करेंगे। तो इधर बी देखो बी का है ना, तो यहाँ पर आप वोज लगा दो, ठीक है, वोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है डिड इस्तेमाल करें। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है ना बेटा। देखो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट ऑप्शन ये होगा, ये सारे देखो गलत हो। तो इसका मतलब नहीं है कि इधर जो भी वर्ब आ जाए आप इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो भी वर्ब आ जाए वो इस्तेमाल करें, आपका गलत हो जाए। अच्छा एक और सेंटेंस देखें, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास is intelligent, no other student in the class is as intelligent as her। देखो no other student in the class is as intelligent as her, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मतलब कंपैरिजन के साथ ऊपर हमारा टॉपिक दिया हुआ है, यानी ये देखो कंपैरिजन है पॉजिटिव और से मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करें, हम सब्जेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करें। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट रखा है कि कंपैरिजन जो होती है हमेशा एक जैसे वर्ड्स के साथ होती है, डिफरेंट के साथ नहीं होती। डिफरेंट के साथ अगर एक वर्ड एक है और दूसरा डिफरेंट है तो ये मिस्टेक है, ये इनकरेक्ट है। तो इसीलिए हम उस बात को देखो डिस्कस करके यानी पढ़ रहे इधर। तो अब आप देखिए नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज हर, तो यहाँ पर हमने देखो हर इस्तेमाल किया है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा तरीका इसको समझने का कौन सा है, कहते हैं कि जो लास्ट आपका वर्ड है मतलब लास्ट जो कंपैरिजन वाला वर्ड है वहां से आप काउंट करना शुरू करें, वहां से काउंट करना शुरू करें, जो फर्स्ट वर्ड आ जाए, जो सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड आ जाए ना, यानी फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आ जाए या ऑब्जेक्ट आ जाए उसी के साथ आप जो वो मैच करें, रिजेंबल करें, और वही जो है ना सेकंड भी वही रखें। बेटा मिसाल के तौर पर देखो मैं कलर चेंज करता हूँ मार्कर का, ठीक है, यहाँ से हम अपने सेंटेंस को वापस रिटर्न करेंगे, फॉलो करें। हम जा रहे हैं जिधर भी हमारा यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जिधर भी हमारा नाउन और प्रोनाउन आएगा ये वर्ब आ गया, ठीक है, ये आप देखो वर्ब आया, लेकिन वर्ब के साथ तो हमारी कंपैरिजन नहीं होती। जिधर भी आता है देखो हम आते हैं देखो क्लास, फिर वापस वर्ड आया हमारा क्लास, तो क्या क्लास और हर की हो रही है कंपैरिजन, नहीं हो रही है अभी तक, देखो इधर नहीं हो रही, अभी तक कोई ऐसा वर्ड नहीं आया, अभी नहीं आया, देखो हमारी कंपैरिजन हो रही है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ हो रही, स्टूडेंट के साथ आ रही, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट यानी स्टूडेंट और हर की कंपैरिजन हो रही। कहते हैं कि जब भी आपको कंफर्म करना हो
सेंटेंस के अंदर कि आया वो जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उन दोनों की कंपैरिजन वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो आप लास्ट से सेंटेंस को वापस आए। जो पहले आपको वर्ड, जो पहले आपको यानी वर्ड मिल जाए, अगर वो मिल जाता है पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म को टिक लगा लें कि भाई दो ऑब्जेक्ट आपस में कंपेयर हुए। अगर आपको सबसे पहले वर्ड सब्जेक्ट मिल जाता है, तो आप ये देख लो कि दो सब्जेक्ट्स की आपस में कंपैरिजन होनी चाहिए। तो हम जैसे वापस गए, यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, चलो ठीक है, अब हमें कंफर्म करना है आया ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो हम वापस गए तो हमें कोई अभी वर्ड कोई नहीं मिल रहा है, देखो ठीक है ना। हमें देखना ये इज इस्तेमाल हुआ है, यानी जब ये इज इस्तेमाल हुआ है तो इज क्या है, वर्ब है। जब वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना, तो वर्ब तो किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ तो इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका मतलब ये इज किसके साथ इस्तेमाल हुआ, आप खुद देखो। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज, तो ये जो मतलब इस्तेमाल हुआ है इज, ये स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल हुआ है या क्लास के साथ इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल हुआ, स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल हुआ है। बेटा ये तो हमने इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर ली। हम इस्तेमाल करते हैं ना नो स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टूडेंट इधर क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये वर्ब जो आया वो स्टूडेंट के लिए आया। इसका मतलब कि ये सही है या गलत, गलत हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे शी। ठीक है, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज शी। अब देखो हमने इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों रखा, पहले तो चलो ठीक है हमने अलग करके लिखा, लेकिन नाउन जो होता है नाउन, वो देखो सब्जेक्ट में भी एक जैसा होता है, ऑब्जेक्ट में भी एक जैसा होता है, यानी उनके अंदर कोई डिफरेंस हमें फिजिकली फॉर्म में तो नजर ही नहीं आता। लेकिन फिर हम क्या करें, फिर मैंने आपको देखो दूसरा पैटर्न बताया कि सेंटेंस को यहां से आप काउंट करना शुरू करें, यहां से वर्ड्स को देखना शुरू करें, और फिर देखेंगे जो फर्स्ट वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए, जो फर्स्ट वर्ड जिससे कंपैरिजन हो रही है, जिससे कंपैरिजन हो रही है, जो फर्स्ट वर्ड मिल जाए, वो वर्ड जिस फॉर्म में आपको मिले उसी फॉर्म में आप लास्ट वाले को रखें। तो हमें, हम जैसे इधर गए, एक वर्ड हमें मिला क्लास, एक वर्ड हमें मिला क्लास, ठीक है, मतलब दूसरा हमें इज में मिला शायद, ठीक है ना। एक वर्ड देखो हमें क्लास मिला, ये बाकी ये मिले तो मतलब इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, स्टूडेंट मिला। अब यहाँ पर देखो ना, हमें थोड़ा यानी सिंटेक्स आना जरूरी है कि हमारी कंपैरिजन क्लास से हो रही है, मतलब हर की क्लास के साथ है या किसी दूसरे के साथ। क्लास के साथ तो नहीं है, इतना तो समझ रहे हैं, इस पे भी मैं बहुत बात करूं, स्टूडेंट के साथ हो रही है। अब स्टूडेंट किस फॉर्म में, स्टूडेंट हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। अब आप बोलेंगे सर आप जोर ही मनाते हो हमें कि सब्जेक्टिव है, हम दिल से नहीं कहते, लेकिन आप 3-4 बार बोलते हो ना, फिर पता नहीं कैसे मतलब ये आवाज निकलती है, वरना दिल नहीं कहता कि हम बोलें। यार आपका दिल कब करता है मुझे बताओ, ठीक है। कल भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने देखा कि कल चलो थके हुए थे, दूर से आए थे आप, 3-4 दिन यहाँ पे नहीं थे, तो लग रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है। आज भी दिल तो ऐसा ही, चलो आज नहीं बोलता हूं मैं आपके दिल के ऊपर, कल बताना वाला, कल देखते हैं आपकी दिल देखो कैसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कहा कि ये सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब आ गया इसके साथ, इसके साथ वर्ब आ गया, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया। मैं काफी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, सेंटेंसेस देता हूँ, ऐसा नहीं है एक एक, हर भी नया सेंटेंस देकर आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये 2 सेंटेंस हो गए, एक और सेंटेंस देता हूँ। तो हम किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, सेम वर्ड्स होने चाहिए, यानी जो कंपैरिजन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अभी एज का दिया, देन का दिया, तो डिफरेंट ना होने चाहिए, दो डिफरेंट के साथ होगी तो गलत होगी। हम इस पे बात कर रहे हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, पहले ये जहन में रखकर फिर फॉलो करो, फिर पढ़ो, फिर समझो, तब समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है, अब पता नहीं क्या हो रहा है तो क्या समझेंगे हम, ठीक है ना। हम दूसरा सेंटेंस आपको बता दें, इधर देखो बेटा, आवाज ना कर।
थैंक यू। ठीक है, एक और सेंटेंस दे दिया। अब हमें पता नहीं है, देखो ही लाइक्स मी मोर देन यू, ही लाइक्स मी। अब देखो 3 वर्ड्स आ गए ना। हमने इससे पहले कितने वर्ड्स थे? इससे पहले 2 वर्ड्स को हमने इन्वॉल्व किया था, लेकिन अब देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स इन्वॉल्व कर लिए? 3 वर्ड्स हमने इन्वॉल्व कर लिए। बेटा इससे पहले जो हमने सेंटेंसेस किए हैं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, ये इससे पहले जो कंपैरिजन के लिए हमने वर्ड्स रखे हैं, वो कितने रखे? 2 रखे, 1 और 2, 1 और 2, 2 रखे। अब जो हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया है, यहां पर देखो आपका एक वर्ड ये हुआ, दूसरा वर्ड आपका ये हुआ, और तीसरा वर्ड देखो आपका ये हुआ। अब 3 वर्ड्स हो गए। अब हमें पता नहीं है कि जो हमने इधर लिखा है he likes me more than you, एक तो मसला ये होता है कि you जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी एक जैसा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी एक जैसा। तो मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू को हटाकर कोई दूसरा हम रख ले। कौन सा इधर रखें? नहीं, आपको लग रहा है ना कि यू पता नहीं इधर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव है, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी एक और ऑब्जेक्ट में भी एक है। तो कौन सा दूसरा वर्ड इधर लिखे? ही लाइक्स मी मोर देन, हर लिखे इधर, हर लिख लेते हैं ताकि मतलब क्लियर हो जाए ना। हर कर दिया आपने। ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, लाइक करने वाला कौन है? ही है, यानी ही किसको लाइक करता है? मी को लाइक करता है। ही लाइक्स मी मोर, यानी मी को ज्यादा लाइक करता है। किससे? हर से। देखो ठीक है ना। तो आप देखो, यानी इधर तो हमने ये इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने आपको एक उसूल बताया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा हम लिखें या हम इसको ऐसा लिखें? he likes me more than she, ठीक है ना। he likes me more than she, तो बेटा दोनों एग्जांपल्स दे दिए मैंने। तो अब ये मतलब दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, ये आपके दोनों सही है। लेकिन हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये क्यों हमारा सही है। हर अब आप बोलेंगे सर आप तो चेंज हो गए इधर, हमें पता नहीं है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक जैसे वर्ड का कंपैरिजन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यानी यहां से हम वापस जाते हैं। जो हमें फर्स्ट वर्ड मिल जाए तो हमारा सेकंड वर्ड उसके साथ एग्री करवाना है। बस सबसे पहले हमें क्या मिला? मी मिल गया। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, यानी कंपैरिजन हमारी 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रही है। इधर 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रही है। कैसे हो रही है? देखो ही लाइक्स मी मोर देन हर, ठीक है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी ये जो पसंद करता है ज्यादा या लाइक करता है या रिस्पेक्ट करता है, वो एक ऑब्जेक्ट ही करता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इधर ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सही हो गया, इसमें गलत नहीं है बिल्कुल, ये दोनों सही है, ठीक है ना बेटा। इधर देखो ही लाइक्स मी, यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर मतलब इस तरीके से इनको लिया है कि 2 ऑब्जेक्ट्स को ही मतलब इन्होंने रखा है कंपैरिजन में। आप देखो ये डिग्री आ गई बीच में बेटा, ये देखो डिग्री आ गई आपकी, ये डिग्री आ गई। अब डिग्री की दोनों तरफ देखने हैं, इधर भी देखना है इधर भी देखना है कि कौन से वर्ड्स हमारे इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल में, दोनों ऑब्जेक्टिव के दरमियान जो कंपैरिजन हो रही है। हमारा इधर तो सेंस ही नहीं जा रहा है, वापस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमारा ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। 3 इन्वॉल्व हमारे वर्ड्स हो गए। अच्छा, फिर हम आते हैं सेकंड पे। मैंने कहा ना एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब एक्सेप्शनली हमारा ये भी सही है। कौन बताएगा ये कैसे सही है?
बेटा एक्सेप्शनली ये सही है, बिल्कुल ये गलत नहीं है। अब देखो, ही लाइक्स मी मोर देन शी, ही लाइक्स मी, इसमें ये कहता है माने ही लाइक्स मी मोर देन शी, तो इसमें यानी ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट्स हैं। तो आप देखो इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा लाइक करता है, ठीक है। ही लाइक्स मी मोर, कौन ज्यादा मतलब लाइक करता है, ये ज्यादा करता है। जब आप दो सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बेटा इस बात को समझें, प्लीज आप समझें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बात थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि दो मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, तो भी ये सही हो जाएगा। अब जब आपने शी रखा ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ही भी लाइक करता है और शी भी लाइक करता है, किसको, इसको, मी को। तो इसका मतलब अब ज्यादा लाइक कौन करता है, ही ज्यादा लाइक करता है। बेटा देखो, इसको लाइक करने वाला ही लाइक्स मी, मी है ना, मी, इसको लाइक करने वाले, अब एक ये लाइक करता है तो दूसरा ये लाइक करता है। आप बोलेंगे सर ये कैसे, हमें बताएं। बेटा इधर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लाइक्स लिखना पड़ेगा, इधर लाइक्स लिखना पड़ेगा। लाइक्स हम रिपीट ना भी करें तो भी इसका हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना पड़ेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब ऐसी कंडीशन में जरूर लिखना पड़ेगा, यानी जिस कंडीशन में आपका टेंस दिया हुआ है ना, उसी कंडीशन का हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये किस यानी टेंस में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आप इधर लिखेंगे तब सही होगा, वरना नहीं, वरना इस कंडीशन में नहीं सही होगा, ठीक है ना। जब तीन आपके देखो यानी वर्ड्स इन्वॉल्व हो गए, तो यहां लिखेंगे ही लाइक्स मी मोर देन शी डज। शी डज लिखूं या शी इज लिखूं, शी डज लिखेंगे, अब सही होगा, वैसे खाली सही नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। समझ में अच्छी गल, तो सवाल में पूछो मत, खबर है, ठीक है ना। तो बेटा इधर देखो क्या हुआ, ही लाइक्स, ही भी लाइक करता है और शी भी लाइक करता है। देखो ना, इधर हम ये लिख सकते हैं ऐसा कि ही लाइक्स मी और दूसरा शी लाइक्स मी। बेटा दोनों हो गए, मतलब लाइक करने वाले कौन है, ही भी और शी भी है। दोनों सब्जेक्ट है या नहीं, या जो पहले स्ट्रक्चर दी थी उस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बेटा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किस चीज की जरूरत है, तो क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चाहे, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, हमने वर्ब दे दिया, ठीक है ना। ये क्या है भला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, हमने दे दिया। इसका मतलब ये दोनों की कंपैरिजन अब पॉसिबल है या नहीं, दोनों सेम है डिफरेंट है, दोनों देखिए सेम है आपके, यानी सब्जेक्टिव वर्ड्स हो गए सेम, सब्जेक्ट हो गए। अब ये भी लाइक कर रहा है इसको, ये भी लाइक कर रहा है, मतलब ये दो एक ही को लाइक करते हैं, दोनों एक ही पर्सन को लाइक करते हैं, लेकिन ज्यादा कौन लाइक करता है, ये ज्यादा लाइक करता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक जैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले को यानी वर्ब देना पड़ेगा, क्योंकि आप अब सब्जेक्टिव कंपैरिजन कर रहे हो। जब सब्जेक्टिव कंपैरिजन कर रहे हो तो बेटा आपको यानी हेल्पिंग वर्ब इधर इस फॉर्म में, उसमें नहीं, इससे पहले देखो, इससे पहले देखो, आप बोलेंगे सर पहले में तो नहीं आपने लिखवाया, ठीक है ना। तो इधर मैंने कहा अंडरस्टूड आप ना लिखो, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर हमारे पास दो पर्सन है, हमारे पास सिर्फ इधर पर्सन कितने, दो है, ये और ये, तो मतलब बात ही दो की हो रही है। यहाँ पर बीच में मी वगैरह हिम हर कोई नहीं है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, इधर भी देखो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है आपका। ये होता कब है, ये मसला कब होता है कि हम लास्ट वाले के साथ हरू वर्ब लगाए, जब तीन होते हैं, जब हमें उनको सब्जेक्ट करना होता है कि ये सब्जेक्ट हम करें तो ये भी सही हो सकता है पॉसिबल, ये एक्सेप्शन। तो हमें इतना नहीं जाना चाहिए, ये रेयर कंडीशन है, यानी ना इस्तेमाल होने वाली। लेकिन आप, मुझे था कि आप पूछेंगे या आपके जहन में था
कि जरूर आप कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे, तो इसीलिए देखो मैंने आपको ये दिया। तो हाँ, कहाँ पर आई सब्जेक्ट है। हाँ, आई तो सब्जेक्ट है, क्योंकि इज बेटर है ना, इज बेटर। तो ये है कि मतलब बेहतर है, लेकिन कौन है, सब्जेक्ट बेटर है। किससे बेटर होगा, दूसरे सब्जेक्ट से बेटर होगा। तो इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट करके सब्जेक्टिव वाले फॉर्म में लिखा। ठीक है ना। तो बेटा अब देखो आपका ये वाला, ये प्लीज समझो लास्ट वाला सेंटेंस। इसको अब कई स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखो अलग किया है। आप देखो शी लाइक्स, तो हमने ये जो किया है ना बेटा, ये शी लाइक्स, समझ में आया नहीं। इसको हमने शी, आप बोलेंगे सर लाइक्स लिखो ना, फिर इधर तो लिखा है, इधर लाइक्स क्यों नहीं लिखते। बेटा जब एक सेंटेंस के अंदर एक जैसा एक ही वर्ब के साथ हम जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा अगला सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिर्फ यानी उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, ना कि पूरा टेंस या पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी पूछूं, बात कर रहा हूं आर यू लर्निंग, तो आप ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है कि यस सर वी आर लर्निंग, ये गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, यस वी आर, यस वी आर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग नहीं है इसीलिए आर लगाया, कि सर हम नहीं सीख रहे इसीलिए आर तक बस सही नहीं, रिपीट नहीं करना है। एक बात अगर पहले कही हुई हो तो उस बात को इंग्लिश के अंदर वापस पूरी ना लिखें, उसके किसी दूसरे फॉर्म में, चेंज फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में, जैसे नाउन आता है तो प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली आपका ये आ गया है लाइक्स, पता है कि भाई लाइक की बात ही हो रही, ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे। एक और सेंटेंस में देखिए, हाँ शी डिड हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है बेटा। डिड क्यों करेक्ट है, जो कंपैरिजन होती है वो, मिसाल के तौर पर मैं अपने कंपैरिजन करूं आज, कि यार मैं आज से 5 साल इतना अच्छा नहीं था जितना आज, तो मैं तो कर सकता हूँ ना, मतलब दो चीजों से, यानी आज एक जमाना है, दूसरा 5 साल पहले जमाना था, तो दो जमाने उनके साथ में कर रहा हूँ। आज का जमाना उसको प्रेजेंट, कल का जमाना या 5 साल पहले वाला वो पास्ट का जमाना टेंस, तो दो जमानों के साथ मैंने कर लिया। हाँ बोलेंगे सर आज कौन सा अच्छे हुआ, हमारा तो आपने काम ही उतार दिया है सुबह सुबह। हाँ काम उतार दिया है, हाँ काम का जगह काम जो नाराज करती है, थोड़ा इधर दिल लगायो ना, मैंने कौन सा काम उतारा है आपका, बेटा आप तो सुनो प्लीज इधर। अच्छा एक और देता हूँ, हाँ नहीं नहीं, ना लिखे हेल्पिंग वर्ब भी दे, वही शो कर रहा है ना, क्योंकि बात, बेटा बात जो हो रही है, बात इसी की हो रही है, यानी आपने एक कॉन्क्रीट वर्ड दे दिया है, अब उसी में से पता पड़ जाएगा, उसी में से आप पता पड़ जाए। अगर ऐसी स्ट्रक्चर समझने हो ना, तो आपने फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ी होगी इंग्लिश की ना, उसमें जो मिरेकल ऑफ रेडियो है उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स आएंगे। मिरेकल ऑफ रेडियो, पहली पैराग्राफ छोड़कर सेकंड पैराग्राफ, वहां पर आप देखेंगे ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। एक और देखो क्या, हाँ टेंस लिख सकते हैं बेटा, इधर आप कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखो प्रेजेंट का पास्ट से आप मुवाजना कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करें कि मतलब टेंस जो लिखें वो उसके मतलब फॉर्मेट में या उसके पैटर्न में लिखें। जो सिंपल में दिया है ना, तो इधर सिंपल लिखें। ऐसा नहीं है कि वहां पर यानी आपका सिंपल है और इधर आप कोई बी का लगा लो, वो ना करें। यानी हमें इतनी तो इजाजत है कि हेल्पिंग वर्ब लिखें, अब ऐसा ना होना चाहिए कि जो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब लिख ले, वो इधर ना लिखे। एक और देखो बेटा, देखो इसको समझने के लिए एक और दे रहा हूं। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट अस मोर देन, ठीक है, स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट अस मोर देन। अब यहाँ पर हम लिखा
मोर देन हिम, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट अस मोर देन हिम, तो मैं पीपल वगैरह लिख रहा था उस हिसाब से, लेकिन हमें ये समझाना है इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख लिया है। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट अस मोर देन हिम, बेटा देखो अब ये जो पढ़ा है ये बिल्कुल सही है। जब 3 आ जाते हैं ना तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस हमारा सही है। अब सबसे पहले जो आसान तरीका होता है, आसान तरीका ये होता है कि आप यहां से वापस चले, जो फर्स्ट आपको मिल जाए, जो फर्स्ट आपको मिल जाए उसको आप लास्ट से कंपेयर करें। अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपका सेंटेंस सही है। अगर डिफरेंस आ रहा है यानी सिमिलरिटी नहीं आ रही है तो आप लास्ट वाले को चेंज कर दें, उसी फॉर्म में रखें जो फर्स्ट है। तो हम देखो देखते हैं क्या स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट अस, यहां से हम वापस चलते हैं, यहां से वापस चलते हैं, फर्स्ट हमें मिलता है, फर्स्ट हमें मिल गया, ये फर्स्ट मिल गया। अब पहले बताएंगे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि इसके साथ वर्ब नहीं है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा। अब पहली बात आप बर्डन महसूस कि हमें समझ में नहीं आ रहा ये वगैरह, मैंने जो ये आपको बताया ये एक्सेप्शन बताया है, और उसमें थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती हैं। ये एक्सेप्शन या तो याद करनी होती है या तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा होकर समझना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस जो लिखा है वो सही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट किसको किसकी करते हैं, ऑब्जेक्ट की करते हैं। रिस्पेक्ट अस मोर देन हिम, तो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, यानी दोनों रिस्पेक्ट के साथ दोनों वर्ड्स हमने ऐड किए, वो कौन से हैं, दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा ये सही हो गया, इसमें कोई एरर नहीं। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर हम सब्जेक्टिव से करें तो क्या करें, अगर हम सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो हम क्या करें। तो बेटा जाहिर है आपको ये सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, यानी सेम के साथ तो नहीं होगा, ये तो हमारी हो गई बिल्कुल करेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के साथ हमने कर लिया। लेकिन आप चाहते हो सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट पढ़ा है आपका, देखो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसका आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट कर दो बस सही हो जाएगा। अगर समझना नहीं चाहते हो, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, अगर आप उसको समझना नहीं चाहते हो, सर नहीं हम नहीं समझना चाहते छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे, इनको ही कर दो बस। और फिर देखो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है ना, तो इधर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस उसके साथ ही डज लगा लो, ही डिड लगा लो, बस बात ही खत्म। इसमें वो एक्सप्लेनेशन वाली बात ही नहीं, दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन मैं रीजन दे रहा था, जो आपको समझ में नहीं आता, खैर है अगर समझ में नहीं आता तो बगैर रीजन के भी सही हो जाएगा। पहली बात ऑथेंटिक, अच्छे में अच्छा सही है जो पढ़ा है आपके साथ, दूसरी बात वो भी सही है, लेकिन फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस बनाकर साथ जैसा टेंस होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इधर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, वो लगाना पड़ेगा, ओके। अच्छा बेटा, कल ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे बेंजीन के, अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेटा बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो बेंजीन is stable towards common agent। बेटा जो बेंजीन है वो स्टेबल है किससे? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, कल भी बताया था आपको मैंने, मगर ये दोबारा स्टार्ट किया तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल कुछ पॉइंट्स मैंने बता दी थी आप लोगों को। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अच्छा, बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। किससे ऑक्सीडाइज हो जाती है? बेटा ओजोन से, O3 से एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 से। मतलब बेंजीन ऑक्सीडाइज होगी तो ओजोन से हो सकती है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड से हो सकती है। तो बेंजीन को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ओजोन और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब देखते हैं कि ओजोन से क्या बनता है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब देखो बेंजीन है बेटा, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, तो ओजोन रिएक्ट कर लेगी उसके साथ, मगर ओजोन के 3 मॉलिक्यूल, हमारे बुक में लिखा हुआ 2 मॉलिक्यूल ओजोन के। बेटा ये लॉजिक ही नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल, 3 डबल बॉन्ड से तो ओजोन के 3 मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड अगर एक होता तो ओजोन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता, 2 डबल बॉन्ड होते 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 3 डबल बॉन्ड तो ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे बेटा। तो ओजोन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 नहीं होंगे, हमारी बुक में गलती है ये, ठीक है। तो बनेगा ओजोनाइड और जिसका फॉर्मूला है C6H6O9 ट्राइओजोनाइड। क्या बन जाएगा? C6H6O9 होगा फॉर्मूला ओजोनाइड का, ट्राइओजोनाइड बनेगा। ओजोन के 3 मॉलिक्यूल लगेंगे। अच्छा, ये ओजोनाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी बेटा, इसकी हाइड्रोलाइसिस किसके साथ होगी? जिंक के साथ। अच्छा, पता है क्या बनेगा जिंक के साथ? जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिंक के साथ इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता क्या है? बनता है ग्लाइक्सल। क्या बन जाता है बेटा? ग्लाइक्सल बन जाता है। ये कॉमन नेम है ग्लाइक्सल। और ये 1,2 इथेन डायल। देखो ये 1 कार्बन, ये क्या है? 2 कार्बन, तो 1,2 इथेन डायल। डायल का मतलब है 2 अल्डिहाइड है, 1 पे भी अल्डिहाइड है, 2 पर भी अल्डिहाइड है। अच्छा, दूसरा क्या होगा? अब यहाँ पे लगेगा, इसका आगे 3 लगेगा, तो ग्लाइक्सल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3। और ग्लाइक्सल के 3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितनी होंगी? 6। तो 3 जो ऑक्सीजन यहाँ पे है वो वाटर के साथ मिलेंगी। वाटर के 3 मॉलिक्यूल होंगे। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 3। तो 3 ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर 3H2O2 बना लेंगे। 3H2O2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? वाटर के 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम, ऑक्सीजन जो 3 निकलेंगे वो किसके साथ मिलेंगे? वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और बाकी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे लगी हुई है, 3 वो हो गई। 3 मतलब ये वाटर के साथ लगी और H2O2 में तब्दील कर दिया उन्होंने। हाँ, अब H2O2 जो है
H2O2 के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं जिंक के 3 मॉलिक्यूल के साथ, जिंक के 3 एटम के साथ, तो क्या बनाएंगे? जिंक ऑक्साइड बना लेंगे और दूसरा क्या बना लेंगे? 3 मॉलिक्यूल वाटर के। बेटा देखो H2O2 मिलता है किसके साथ? जिंक के साथ, तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा और दूसरा वाटर बनेगा। बात, मगर मेन प्रोडक्ट क्या है? गैलेक्सल है, 1,2 इथेन डाइअल। अब आते हैं बेटा V2O5 के साथ। देखो बेंजीन है ये, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है V2O5, वेनेडियम पेंटाक्साइड। देखो बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं किसके साथ? वेनेडियम पेंटाक्साइड के साथ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वेनेडियम पेंटाक्साइड, V2O5। तो क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। बेटा बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैलिक एनहाइड्राइड। दूसरा 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, और बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 9 मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन के। तो देखो 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल, उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं? 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बन रहा है? मैलिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल, वाटर के। मतलब पूरी इक्वेशन ये बैलेंस है, पूरी इक्वेशन बेटा बैलेंस है ये। तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, मैलिक एनहाइड्राइड। और याद कर लो मैलिक एनहाइड्राइड जो है, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एनहाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मैलिक एसिड। क्या बनाता है? मैलिक एसिड। बेटा ये मैलिक एसिड है। और ये सिस फॉर्म है इसकी। सिस फॉर्म किस तरह? आपको बता दूं, ये देखो CW ग्रुप है, ये भी CW ग्रुप है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड है ये, कार्बन डबल बॉन्ड है ना। देखो CW की सेम साइड है और हाइड्रोजन की भी क्या है? सेम साइड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस फॉर्म कहते हैं। और जो फ्यूमरिक एसिड होता है उसकी ट्रांसफॉर्म होता है। बेटा इसका दूसरा एसिड होता है फ्यूमरिक एसिड, वो क्या है? इसकी ट्रांसफॉर्म है। क्या है? ट्रांसफॉर्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मगर एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन भी होगी इसकी। अब आते हैं, मिटा दूं आगे चलें फिर। अच्छा अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन। बेटा ऑक्सीडेशन किसकी होगी? साइड चेन की होगी। अच्छा टोलिन की हो जाएगी। इसका मतलब है बेंजीन तो ऑक्सीडाइज नहीं होता पोटेशियम परमैंगनेट से, टोलिन हो जाता है, और इथाइल बेंजीन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बेटा देखो ऑक्सीडेशन किसकी होगी? साइड चेन की होगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन, टोलिन
बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? पोटाशियम परमैंगनेट। अब बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं किया था, मगर टोलिन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये नोट कर दो। और ऑक्सीडाइज किसको करेगा? ऊपर साइड चेन को। CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। बेटा CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड बन गया, और दूसरा क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, तो देखो टोलिन के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अच्छा, पर पिंक और पर्पल कलर of KMnO4 is discharged. पिंक या जो पर्पल कलर होगा वो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, मगर बेंजीन के साथ नहीं। तो बेटा बेंजीन के साथ नहीं, मगर टोलिन के साथ, क्योंकि इसने ऑक्सीडाइज किसको किया? ऊपर वाले साइड चेन को किया। तो ये नोट कर दो, क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से आपसे। अब आते हैं इथाइल बेंजीन। अच्छा, इथाइल बेंजीन में भी क्या होगा? जो साइड चेन है ना इथाइल ग्रुप, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडाइज कौन करेगा? KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट। क्या बनाएगा? इसका मतलब है चेन बड़ी क्यों ना हो? बेटा ऊपर अल्काइल ग्रुप की चेन कितनी बड़ी हो, बनेगा बेंजोइक एसिड। देखो ऊपर इथाइल ग्रुप है ना, तो भी क्या बन रहा है? प्रोपाइल होता तो भी क्या बनता? तो बेंजोइक एसिड बनेगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और दो मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? वाटर के, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हैं। कितनी हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन ये लगी हुई है, और 4 हाइड्रोजन किसमें होगी? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखो बेंजोइक एसिड। इसका मतलब है इथाइल बेंजीन जो होगा वो भी पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होगा उसको डीकलराइज कर देगा। ये दोनों रिएक्शन सही इसके लिए है बेटा। इसके अंदर भी इसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा? दोनों रिएक्शन में पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। आप ऐसा मत समझिए मैंने ऊपर लिखा नीचे नहीं लिखा, आप दोनों के लिए है ये। अच्छा, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब साइड चेन। बेटा साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। जो साइड चेन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। देखो टोलिन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में, अब सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग के अंदर नहीं होगी, मैं बता देता हूं। बेटा सनलाइट की मौजूदगी में है ये, तो सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर होगी? मिथाइल ग्रुप के अंदर होगी। जो साइड चेन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगेगा? बेटा हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस और उसकी जगह पे क्लोरीन। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं फ्री रेडिकल। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन हो रही है किसके अंदर? साइड चेन के अंदर, जहां से हाइड्रोजन निकलेगी क्लोरीन लग गया, और प्लस में क्या बन गया? तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अच्छा, ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या ना बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, अब क्या होगा? 1 बाय 1 हाइड्रोजन निकल दी जाएगी बेटा, 1 बाय 1 हाइड्रोजन निकल दी जाएगी, क्लोरीन लग जाएगा और आखिर में बन जाएगा CCl3। क्या बन जाएगा? ये बेंजाइल, उसके बाद बेंजल, उसके बाद पढ़ेंगे बेंजो। देखो ये बेंजाइल, ये बेंजाइल है, उसके बाद पढ़ेंगे बेंजल, उसके बाद बेंजो। ठीक है, ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन लग जाएंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर हो रही है मुझे बताओ? साइड चेन के अंदर हो रही है, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो साइड चेन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, साइड चेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी होगी, साइड चेन के अंदर होगी सब्स्टिट्यूशन। और वो कौन सी होगी साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल वाले, क्योंकि ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप कौन सा रिएक्शन देगा आपको बताइए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मीथेन के अंदर आपने पढ़ा था ना, कौन सा रिएक्शन हुआ था? तो जाहिर बात है उसमें भी कौन सा होगा? तो फ्री रेडिकल। और रिएक्शन यहां तक रुकेगा नहीं, आगे भी प्रोसीड करेगा। तो आपको बता दूं कि साइड चेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन अगर इस तरह रिएक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो ये मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल वाला है। ठीक है भाई, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मोनोसल्फेट बेंजीन, भाई बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है। देखो हमने बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगाया, पहले नाइट्रो ग्रुप भी लगा दिया नाइट्रेशन में, क्लोरो ग्रुप भी लग गया क्लोरो बेंजीन के अंदर, टोलिन भी बन गया अल्काइलेशन के अंदर, असाइलेशन में असाइल ग्रुप लग गया। तो ये ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। याद करो बेंजीन के ऊपर जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जब बेंजीन के अंदर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। देखो बेंजीन है, बेंजीन प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट, इन मोनो सब्स्टिट्यूशन। बेटा बेंजीन में जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सबको कहते हैं बेंजीन है, बेंजीन, और इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? और ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर लगे सिंगल प्रोडक्ट होगा, होगा या नहीं होगा? तो आपने क्या पढ़ा था पहले? क्लोरोबेंजीन पढ़ा था, 2 क्लोरो 3 क्लोरोबेंजीन, टोलिन पढ़ा था, तो टोलिन पढ़ा था, ऐसा नहीं था 1 टोलिन 2 टोलिन 3 टोलिन, 1 नाइट्रोबेंजीन 2 नाइट्रोबेंजीन 3 नाइट्रोबेंजीन पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप कहीं पे भी लग जाए वो नंबरिंग क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक्स ग्रुप कहीं भी लग जाए, एक्स ऊपर लगा दूं, नीचे लगा दूं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, किसी भी कार्बन लगाऊं सिंगल प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट होगा मोनो सब्स्टिट्यूशन के अंदर। मोनो, मगर डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर 3 प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स। ये 3 प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे इन
डाई सब्स्टिट्यूशन, बेटा डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो डाई सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट कितने बनते हैं? 3। पहले आपको बता दूं, ये एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 को हम कहते हैं 1, 2। अगर एक ग्रुप 1 पे लगाओ, दूसरा 2 पे लगाओ, बेटा एक ग्रुप 1 पे लगा, दूसरा कहां पे लगा? 2 पर। इसको हम पढ़ते हैं आर्थो। इसका मतलब एक ग्रुप 1 पे लगा और सिर्फ दूसरा ग्रुप 2 पर लग जाए, आर्थो। ये 1 और 6 को भी आर्थो पढ़ते हैं। अगर एक ग्रुप 1 पे लगा और एक 6 पे लगे तो क्या होगा? आर्थो ही होगा। तो 1 पर लगे, दूसरा 2 पर लगे, आर्थो। 1 पर लगे और 6 पर लग जाए, आर्थो ये। अच्छा 1,3 क्या कहते हैं इसको? मेटा। बेटा ग्रुप 1 पर लगा और दूसरा 3 पर लग जाए तो मेटा होगा। 1 पर लगे और 5 पर लग जाए, 1 और 5 को क्या पढ़ेंगे हम? मेटा। और 1 और 4 को क्या पढ़ेंगे? मेरा। अब देखो वाई ग्रुप आ रहा है। अब वाई ग्रुप, अगर वाई ग्रुप जो आ रहा है, नया इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये 2 पर लग जाए या 6 पे लगे तो आर्थो ही होगा। इसका मतलब 2 पर लगे या 6 पर लगे तो आर्थो ही होगा और सेम प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? तो ये आर्थो है। ये क्या है? आर्थो हो गया। अगर y 3 पे लग जाए तो उसको कहेंगे मेटा। अगर 5 पे लगेगा तो भी मेटा होगा, सेम प्रोडक्ट होगा। ठीक है, y यहां पे लग जाए या इधर लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और y यहां पे लग जाए तो कौन सी पोजीशन है? ये पेरा पोजीशन है। तो आर्थो मेटा पेरा कितने प्रोडक्ट बन गए? 3 प्रोडक्ट बने सेकंड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम जो अब पढ़ रहे हैं वो सेकंड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर दूसरा ग्रुप लगेगा तो कहां पे लगेगा, और उस ग्रुप के मतलब जो पहला ग्रुप है, मतलब एक जो ग्रुप फर्स्ट लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, उसका असर क्या पड़ता है बेंजीन की रिएक्टिविटी पे। बेटा जो ग्रुप लगा हुआ है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को किस तरह इफेक्ट करता है? भाई बेंजीन को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है या उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है? मतलब जो ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है बेंजीन के ऊपर, जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप मौजूद है उसको हमने देखना है कि वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। 2 तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, जो बेंजीन के ऊपर 2 तरह के ग्रुप लगे हैं। एक होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा दोज ग्रुप्स अच्छा दोज ग्रुप्स व्हिच इंक्रीज reactivity of benzene are known as एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेटा ऐसे ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा दें, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर दें वो डीएक्टिवेटिंग होंगे। ठीक है, अब देखो आपके जो फ्रेंड्स का हल्का होता है ना, इसमें फ्रेंड्स ऐसे शामिल हो जाते हैं जो एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब आपकी स्टडी को बढ़ा देते हैं या जो प्रोग्रेस आपकी बढ़ जाती है।
या कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को डिक्रीज कर देते हैं, बातों में लगा देते हैं या पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो डीएक्टिवेटिंग है आपके लिए, मतलब आपकी स्टडी के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। तो बेंजीन में बेसिक ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, दूसरे एक्टिविटी ग्रुप का मतलब रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। दूसरा, तीसरा जो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हैं, वो पाकिस्तान की जो मैशियत है इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो आ सकते हैं नहीं, आप खुद देख रहे हो उसके एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ऐसे ही है, क्योंकि ये ग्रुप भी बेंजीन के ऊपर लगता है, ये ग्रुप सारी बेंजीन के ऊपर हुक्मरानी करता है, ये ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का या कम करने का, और यही ग्रुप डिसाइड करता है दूसरा आने वाला ग्रुप कहां बैठे करेगा। इसका मतलब सारा जो हुक्मरान तबका है वही डिसाइड करता है कि नेक्स्ट किसको आना है, किसको आने देना है, किसको आने नहीं देना है, वो भी डिसाइड वही करते हैं। तो ये ग्रुप ऐसा है जो बेंजीन की एक्टिविटी क्या करते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। अच्छा, दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन, बेटा ये ग्रुप क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग and make benzene ring good nucleophile। क्या करते हैं भाई, बेंजीन रिंग को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा उस पर, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, हाँ अटैक कर देगा। अच्छा, दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन and make ortho para position। इलेक्ट्रॉन रिच आर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगी, आर्थो और पैरा वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन में रिच हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पर अटैक नहीं करता है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है NH2, ये बेटा NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप। अमाइन के पास लोन पेयर है, अमाइन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर देगा रिंग को, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिंग को प्रोवाइड करेगा और रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। बेटा रिंग में क्या होगी, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बेंजीन रिंग में खुशहाली आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। देखो भाई, इसके अंदर देखो ऊपर जो हुक्मरान तबका है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने, तभी मुल्क सुधरेगा ना। तो देखो अमाइन जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, रिंग को। रिंग के बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, मगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। अब देखो उसने इलेक्ट्रॉन दिए रिंग को। अच्छा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को मिलेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो दो डबल सकते। भाई देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिए रिंग को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है साथ, दोनों डबल बॉन्ड साथ नहीं हो सकते और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पे चले जाएंगे। तो देखो
इसका जो रेजोनेंस स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रॉन की रेल फेल हो रही है, देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। किसकी वजह से डबल बॉन्ड आया? लोन पेयर की वजह से। और ये डबल बॉन्ड इधर ही है, ये डबल बॉन्ड इधर है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। बेटा ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गए तो अर्थों पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो गई, अर्थों पे नेगेटिव चार्ज आ गई है। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आई? इसकी वजह से, क्योंकि NH2 ने लोन पेयर दिया रिंग को, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पे जाएंगे? इधर डबल। अच्छा, तो दो डबल बॉन्ड साथ, अब ये डबल बॉन्ड मूव करके कहां पे जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इसका। अच्छा देखो, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड साथ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पे जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा अब देखो, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर है, इधर डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके गए यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अच्छा अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे इधर, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वापस चले जाएंगे इसके पास NH2 के अंदर। अच्छा, वो डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब देखो, रेजोनेंस स्टार्ट होगी, और डबल बॉन्ड की अगर पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो जाए आखिर वाले स्ट्रक्चर में, पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन, डबल बॉन्ड यहाँ पे था ना, और उधर देखो डबल बॉन्ड बिल्कुल ही समझे क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा उसकी, इसका मतलब रेजोनेंस खत्म होगी वहां पे। क्या हो गया? हाँ, अब देखो, अब इसका बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या, जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है वहां पे डॉट लगा दो। डबल बॉन्ड पूरी जगह मौजूद है या नहीं, मुझे बताओ। हर जगह डबल बॉन्ड मौजूद है, हर जगह डबल बॉन्ड मौजूद है। देखो आप स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं डबल बॉन्ड मौजूद, इसका पे डबल बॉन्ड पूरी रिंग में मौजूद है। नेगेटिव चार्ज कहां पे आई है? नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आई है, मुझे बताओ। अच्छा, इधर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन नीचे हो गई है, आर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन नीचे हो गई। अब नया इलेक्ट्रोफाइल जो होगा कहां पे अटैक करेगा? आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पर अटैक नहीं करेगा वो। अब इसका मतलब है, अगर ग्रुप NH2 लगा हुआ है रिंग के ऊपर, अगर बेटा ग्रुप NH2 लगा हुआ है रिंग के ऊपर, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, नया इलेक्ट्रोफाइल, वो वहां अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर हमला कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर लगेगा ये जाकर। मतलब अर्थों पे लगेगा, और कहां पे लगेगा? पैरा पर लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। मेटा पर अटैक
नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्थोपेरा डायरेक्टर। ये क्या है, अर्थोपेरा डायरेक्टर का मतलब है नेक्स्ट इनकम ग्रुप को अर्थ और पेरा पे डायरेक्ट करेंगे, मेटा पे डायरेक्ट नहीं करेंगे ये, इसलिए इन ग्रुप को बोलते हैं अर्थोपेरा डायरेक्टर। क्यों अर्थोपेरा डायरेक्टर बोल रहे हैं इसको बताओ, क्योंकि इस ग्रुप ने ऐसा माहौल बना दिया है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके अर्थो और पेरा को इसने इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा और बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई। जाहिर है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगी बेंजीन, और बेंजीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। those groups which decrease reactivity of benzene are known as deactivating group। ये deactivating group है। अच्छा, these groups are electron withdrawing group। मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, तो दिस ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स। मतलब ये ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रा कर लेते हैं, विथड्राइंग ग्रुप है इनको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। एंड मेक benzene ring electron deficient, make benzene ring electron deficient। क्या कर देते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कर्जी कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है बेंजीन रिंग। समझे ना? देखो अब टाइम की भी थोड़ी कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। अच्छा देखो, ये ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा स्ट्रक्चर देखो ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से। बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहां से, तो कार्बन कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन जाए कार्बन ले, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, रिंग से लेगा। तो देखो इस तरह हो गया। आगे हो सकता है टाइम की कमी है तो मैं कल आपको बता दूंगा, मगर मैं आपको बता देता हूँ इस तरह इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन के, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसके लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो गया। बेटा डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, किसके पास गए, कार्बन के पास गए, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन के, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए कहां से, रिंग से। अच्छा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी यहाँ से।
ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज OH। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर का इधर ही है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। जो पॉजिटिव चार्ज पहले इधर मौजूद थी, बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद थी पहले, अब वो कहाँ पे आ गई, इधर आ गई। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। चलो ठीक है, अब टाइम कम है तो कल दोबारा आपको समझा दूंगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब देखो अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। बेटा देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, ये हो गया। तो कल इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे हम, मतलब इसको, ठीक है, डीएक्टिविटिंग को।